हाँ, अभी बताओ आवाज़ सही आ रही है कि मेरी? अभी मैं थोड़ा सही किया हूँ उसको। अभी बताओ आवाज़ सही आ रही है तो कमेंट करो उसमें, हमारे लाइव चैट में आवाज़ सही आ रही है तो। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और आवाज़ सही नहीं आ रही है, पुरानी वाली ये बात सही है, तो फिर हम उसको कंप्रेसर जो लगाया हुआ है उसको हटा देंगे हम लोग, है ना। हम्म। और ये बात सही आ रही है? ठीक ठीक, हाँ। साउंड इज गुड नाउ, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट वापस से। हम लोग ने ये देखना चाह रहे हैं अब हम लोग कि एक्चुअली हमारा, हमने ये ट्रेट और डिसीज डिस्कस कर लिया सिकल सेल के बारे में, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा और डीप चलते हैं इसके इसमें। अब हम लोग जीन का रोल देख लेते हैं, क्या जीन का रोल है इसमें। अब देखो, जो हमारा जीन है जो इन्वॉल्व है इसमें, हमारा जो है हमको मदर से और फादर से दोनों से 23-23 जोड़े क्रोमोसोम मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सबसे नीचे जो हमको दिख रही है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम की फोटो हमको लाइन से दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 22 तक हमारी है, और जो 23वें में है एक्स और वाई है। ठीक है। तो जो फादर होते हैं उनसे हमेशा जो जो मदर होती है उनसे हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आता है ना। और जो फादर होते हैं उनसे एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। तो इस टाइप से हमारे क्रोमोसोम डिसाइड होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम हमारे मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। ठीक है। तो जो 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं उसमें से जो 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग बोलते हैं HBB क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब अगर वो, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो है जो बीटा चेन होती है उसको बनाने के लिए, बीटा ग्लोबुलिन जो चेन होती है उसको बनाने के लिए वो जीन रिस्पॉन्सिबल है हमारा, 11वें नंबर का है। ठीक है, ये जीन दोनों, 11वें नंबर का जीन दोनों से आता है, माता से भी आता है और पिता से आता है। अगर माता का जीन डैमेज है और जीन डैमेज वाला आ गया तो फिर दिक्कत है, पिता का जीन डैमेज है और पिता का जीन डैमेज वाला आ गया तो दिक्कत है। ठीक है, और नॉर्मल जीन आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने हम लोग को समझना यहाँ पे ये है कि थैलेसीमिया की रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। हम लोग थैलेसीमिया पढ़ेंगे, कल थैलेसीमिया का करेंगे, ठीक है। आज हम लोग स्किलिंग कर लेते हैं, कल थैलेसीमिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्रोमोसोम हम लोगों ने देख लिया कि 11वें नंबर के क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ जाता है। ठीक है, अब क्या म्यूटेशन आता है इसमें, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, इसमें जो हमारा डीएनए जो होता है इसका, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वो करके दिखा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा पेन वगैरह चला के देख लेते हैं ना हम लोग। लेजर की हाइलाइटर लगा लेते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो हम सबको पता हुआ है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनसे मिलकर डीएनए बना हुआ होता है। ठीक है। और जो क्रोमोसोम होता है इसमें डीएनए पैक्ड फॉर्म में डीएनए भरा हुआ होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है डीएनए का बंच है एक प्रकार का। ठीक है, तो जो 11वें नंबर के क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है उसमें जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन में ही, मतलब बचपन इन द सेंस कि 11th 12th में ही, कि गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इससे ही डीएनए फॉर्म होता है। तो जो 11वें नंबर के क्रोमोसोम में जो गैग जहाँ पे होता है, गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन, ऐसे उसकी जहाँ हमारा जो है ए की जहाँ टी आ जाता है, मतलब एडेनिन की जहाँ थायमिन हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। किसके, 11वें नंबर के क्रोमोसोम के डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। अब ये डीएनए अगर म्यूटेशन जब हो जाता है तो इस डीएनए म्यूटेशन से फर्क क्या पड़ता है, इस डीएनए म्यूटेशन से फर्क ये पड़ता है कि जब बीटा ग्लोबुलिन की जब चेन बनती है, जब बीटा ग्लोबुलिन की जब चेन बनती है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में, तो वहां पे क्या होता है, जो सिक्स्थ नंबर पोजीशन पे, सिक्स्थ बहुत लंबी चेन होती है, मतलब बहुत सारे एक लाइन से हमारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़े एक लाइन से हमारे अमाइनो एसिड से जुड़े रहते हैं जब बीटा ग्लोबुलिन की प्रोटीन की चेन में। तो जो बीटा ग्लोबुलिन की प्रोटीन की चेन होती है उसमें छठवें नंबर पे एक हमारा अमाइनो एसिड पाया जाता है, उस अमाइनो एसिड का नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। अब वो ग्लूटामिक, इस जीन म्यूटेशन के कारण वो ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है और उसकी जगह बेलिन आकर के, बेलिन भी एक प्रकार का अमाइनो एसिड है, प्रोटीन का ही टाइप है, प्रोटीन के, है ना। तो वो बेलिन ग्लूटामिक एसिड की जगह बेलिन आकर के जुड़ जाता है वहां पे, जैसे बेलिन आकर के जब जुड़ता है वहां पे, तो वो जो हमारी चेन होती है बीटा ग्लोबुलिन की वो वहां पे म्यूटेट हो जाती है। वो म्यूटेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारा जो एच बी ए बनना था वो एच बी एस बन जाता है हमारा। ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट म्यूटेशन है जहाँ पे हम लोग जिसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को सिकल सेल में पॉइंट म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट म्यूटेशन, एचपीएस कैसे बनता है, कैसे डीएनए में चेंजेस आते हैं, कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है इसमें, ये सारी चीजें। अगर से क्वेश्चन जैसे आते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है सिकल सेल के लिए, तो हम बोलेंगे 11वें नंबर का क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। ठीक है। क्या चेंजेस होता है, तो होता है चेंजेस है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आकर के वहां पे जुड़ जाता है। ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये सब चीजें देखना है। इनहेरिटेंस समझ लेते हैं। ऑटोसोमल रिसीवर पैटर्न 2 टाइप के होते हैं। सिकल सेल एसएस आया अगर से, तो सिकल सेल डिसीज वाला पेशेंट हो जाता है, और सिकल सेल अगर ए आया तो बात वही है जो मैंने अभी समझाया कि अगर दोनों जीन अगर डैमेज वाले आ रहे हैं तो डिसीज हो जाएगा, जो बच्चा होगा। अब हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे डिसीज हो रहा है। और अगर से एक जीन डैमेज आए तो वो ट्रेट हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में ही हमारा वो है जिसको हम समझेंगे कि बच्चे और माता पिता से बच्चों को कैसे होता है ना। चलो जी, हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिकल सेल एनीमिया है ना, स्टेटिस्टिकली कि जो क्या होता है कि यहाँ पे इसको हमको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। इसको अगर हमने एक बार समझ लिया तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारे जो जीन है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। और अगर से जब हम लोग, कई लोग होता है ना कि बच्चे को अगर से बच्चे को एक्चुअली हो कैसे कैसे बोलते हैं, तो फिर वो पता चलता है कि माता पिता में से किसी न किसी को है, तभी बच्चे को हुआ है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे माता पिता से बच्चों में फैलता है सिकलिंग, है ना। अब इस पे इसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले जो सेंटर पे हमारा है, यहाँ पे एस सी और एस सी, तो सिकल सेल हमारे यहाँ पे आ रहा है। एस सी मतलब होता है सिकल सेल हमारा डिसीज वाला पर्सन, जो नीचे हमने लिखा हुआ है। एस सी मतलब होता है हमारा सिकल सेल डिसीज वाला पर्सन। तो अगर जो फादर है उसको सिकल सेल डिसीज है, ठीक है, और जो मदर है उसको भी सिकल सेल अगर डिसीज है, तो इन दोनों की दो दो दोनों जीन डैमेज है। मतलब 11वें नंबर के जो जीन होते हैं, हर किसी के अंदर दो दो 11वें नंबर के जीन होते हैं। एक फादर से आया होता है, एक मदर से आया होता है। ठीक है। तो फादर के भी दोनों 11वें नंबर के जीन डैमेज हैं, मदर के भी दोनों 11वें नंबर के जीन डैमेज हैं। तो अब कुछ भी कर ले, इन दोनों के जो 11वें नंबर का जीन निकल के जब बच्चे में जाएगा तो वो डैमेज वाला ही जाएगा, ऐसा नहीं कि सही वाला जीन जीन चला जाएगा। ठीक है। तो अगर दोनों सिकल सेल डिसीज वाले हैं, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तो जो बच्चे होंगे सारे सिकल सेल डिसीज वाले पैदा होंगे उसमें। ठीक है। जो भी बच्चे होंगे वो सारे सिकल, सबको सिकल सेल डिसीज ही होगा। ठीक है। तो एक ये इसका रेशो बन सकता है कि 100% सिकल सेल डिसीज वाले बच्चे पैदा होंगे। अब एक एक्सपेक्ट समझ सकते हैं कि जो फादर है या फिर जो मदर है, दोनों में से कोई एक को अगर डिसीज है, सिकल सेल डिसीज है, और एक नॉर्मल अगर से है, तो इसके जो है फादर के दोनों 11वें नंबर के जीन डैमेज है, तभी तो इसको डिसीज है ना। एक जीन डैमेज हो तो रोटेट हो जाते हैं। इसके दोनों 11वें नंबर के जीन डैमेज हैं, और मदर के कोई भी 11वें नंबर का जीन डैमेज नहीं है। तो जब भी इसके 11वें नंबर का जीन निकलेगा, तो उसका एक डैमेज वाला ही जीन निकलेगा। और इसका जो, इसके तो दोनों जीन सही है, तो इसका जब भी जीन निकलेगा एक 11वें नंबर का, तो वो अच्छा वाला निकलेगा, मतलब सही वाला जीन निकलेगा। तो क्या होगा कि अगर से एक जीन डैमेज इसको मिल रहा है बच्चे को और दूसरा सही मिल रहा है, तो बच्चा का होगा ट्रेट पैदा होगा। ट्रेट मतलब कि उसको डिसीज नहीं है, लेकिन उसके में उसका एक जीन डैमेज है, तो वो ट्रेट कहलाते हैं। तो इसमें जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारे के सारे ट्रेट बच्चे पैदा होंगे। मतलब कोई भी बच्चा सही पैदा नहीं होगा, सारे के बच्चे में ट्रेट रहेगा, मतलब डिसीज कोई नहीं पैदा हुआ। क्योंकि मदर के तो सारे जीन सही है ना, तो इस टाइप से ट्रेट सारे बच्चे ट्रेट ही पैदा होंगे इसमें। तो दो हमने पॉइंट समझ लिए कि दोनों, अगर दोनों को सिकल सेल की बीमारी है तो सारे बच्चे सिकल सेल वाले पैदा होंगे। और अगर फादर को सिकल सेल है या फिर मदर को सिकल सेल है और एक नॉर्मल है, तो सारे बच्चे हमारे ट्रेट वाले पैदा होंगे। अब अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं कि किसी का हो सकता है, किसी जो लड़का हो उसको सिकल सेल की बीमारी हो लेकिन ट्रेट में हो, और मदर हो नॉर्मल हो घर से। तो क्या होगा कि हो सकता है कभी इसका जो एक 11वें नंबर का जीन अच्छा वाला इसमें सही वाला आ जाए, हो सकता है डिसीज वाला आ जाए, तो 50-50% चांस रहेंगे। और मदर का तो सही वाला ही जीन आएगा क्योंकि वो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है करके। तो 50% बच्चे जो हैं, मतलब हर 4 में से 2 बच्चे हो सकता है डिसीज सिकल ट्रेट वाले पैदा हो जाएँ और 2 बच्चे नॉर्मल पैदा हो जाएँ। तो ऐसा एक रेशो ही बनता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों लोग अगर से ट्रेट में है, मतलब कि फादर जो है वो भी ट्रेट है और मदर भी ट्रेट अगर से है, तो हो सकता है इसका जीन सही वाला आए और इसका भी सही वाला जीन आए, तो बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा हो जाएगा। हो सकता है इसका जीन डैमेज वाला आ जाए और इसका एक जीन जो डैमेज है वो भी आ जाए, तो जो मदर है वो जो बच्चा है वो डैमेज वाला पैदा हो जाएगा, जिसके दोनों जीन डैमेज होंगे। और दोनों में से किसी एक का भी जीन डैमेज वाला और सही वाला आए, तो हमारे ट्रेट वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो इस टाइप से रेशो बनता है कि 25% हमारा जो है नॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस हैं, 25% हमारे डिसीज वाले बच्चे पैदा होने के चांसेस हैं, 25% और 50% हमारे कैरियर वाले बच्चे पैदा होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, ये वाला भी सबको समझ में जाएगा, कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनते हैं। अब मैं इसका यहाँ से हम लोग समझ क्यों रहे हैं, हमको क्या जरूरत है समझने की, कितना अपना दिमाग खराब करने की इन सब चीजों में। ठीक है। तो अच्छा, कमेंट क्या है, द म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ सेल्स।
ठीक है। अच्छा, एक्चुअली जो क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे है ना, जो शुभम पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन हमारे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग ना इन क्वेश्चन को नोट कर ले रहा है अभी हम लोग, है ना। अभी हम लोग जब क्लास जब एंड जैसी होगी हमारी, तो जो हम लोग का जो सेशन चलेगा अभी गूगल मीट में, तो उसकी लिंक जैसी हम लोग दे देंगे अभी, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चन, है ना। पीडीएफ खोल करके हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे अभी सारे क्वेश्चन वाले। ठीक है। अभी कुछ अगर लाइव में कोई दिक्कत जा रही हो तो उसमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर इसमें डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम लोग करते हैं डिस्कस अभी, क्लास एंड होने के बाद कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। द म्यूटेशन दैट कॉज सिकल सेल इज द क्लासिफाइड व्हाट द टाइप ऑफ जेनेटिक चेंजेस। हाँ, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। चलो अभी कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये सब हम लोग समझ क्यों रहे हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या ही जरूरत है हमको समझने की। भैया ना समझे ना यार, क्यों परेशान हो रहे हैं इतना ये सब समझ के। लेकिन हमको समझने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास लोग हैं जिनको सिकल सेल की दिक्कत है, जिनको ट्रेट है, किसी को डिसीज है, किसी को कुछ कम परसेंट में, किसी को ज्यादा परसेंट में है। हो सकता है हमारी जो क्लास देख रहे हो इनमें से भी किसी न किसी को सिकल सेल हो, पता ना हो, या फिर हो सकता है पता भी हो सकता। लेकिन अधिकतर लोग जो है वो ट्रेट वाले ही रहते हैं, डिसीज वाले बहुत कम ही रहते हैं। लगभग 90% लोग ट्रेट में ही आ जाते हैं, डिसीज वाले 10 या 15% के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो सिकल सेल जरूरत इसलिए है कि मतलब जिसकी शादी अगर हो रही है, मान लो किसी की, उसको अगर सिकल सेल ट्रेट है, तो उसके पता होना चाहिए कि 50% चांस है कि हमारा जो बच्चा होगा वो भी सिकल सेल ट्रेट वाला पैदा होगा, 50% चांस है कि नॉर्मल वाला पैदा होगा। लेकिन बात यह है कि अगर किसी को सिकल सेल डिसीज है, तो उसको ये ध्यान रखना है कि वो सिकल सेल डिसीज वाले से शादी ना करे, या फिर जिसको सिकल सेल ट्रेट है उसको ये ध्यान रखना है कि वो सिकल सेल ट्रेट वाले से शादी ना करे। क्योंकि अगर दोनों सिकल सेल ट्रेट और ट्रेट वाले शादी करेंगे तो फिर वही रहेगा, जैसे यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जो पैटर्न दिख रहा है, अगर मान लो कि फादर को ट्रेट है या फिर मदर को, दोनों को ट्रेट अगर हो जाएगा तो फिर ए कॉम्बिनेशन बनेगा, हो सकता है बच्चा डिसीज वाला ही पैदा हो जाए, है ना। तो ए कॉम्बिनेशन बनने से हमको बचाना है कि ये कॉम्बिनेशन ना बने। अगर एक को है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 50% बच्चे सही हो, 50% ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग शादी करें और अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी एक को है और उसको पता है कि उसको दिक्कत वाली बात है, ठीक है, इस टाइप की सिकल सेल की ट्रेट है वो, तो वो उसको ये ध्यान रखना है कि किसी और दूसरे ट्रेट वाले से वो शादी ना करे। तो इस टाइप से अवेयरनेस हमको फैलानी पड़ती है चीज़ों को लेकर के। और जो जैसे अभी सिकल सेल अभी बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं सिकल सेल को लेकर के। जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी सिकल सेल को लेकर कैंपेन चल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उनके कार्ड बनते हैं प्रॉपर, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही है। मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है हमारे पूरे एमपी में, क्योंकि एमपी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग-अलग जिलों में एमपी के सिकल सेल के मरीज मिलते हैं। ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई लाइफ से रिलेटेड रिलेटेड दिक्कत है, क्योंकि ये बीमारी तो नॉर्मली ठीक होने से रही। कुछ चीज़ें हैं ठीक होने के लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि हर कोई उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, है ना? तो इसलिए हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और एक बार अगर कोई अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेता है तो अच्छी बात है, उसको पता हो जाएगा कि उसका क्या है सारी चीज़ें। तो ये हमारा पैटर्न है, मेरे को लगा सबको समझ में आ गया होगा ये पैटर्न। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? अब मॉलिक्यूलर हम लोग पैथोजेनेसिस ही देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में अगर से सिकल सेल किसी को हो जाता है, तो एक्चुअली किस तरीके से उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन का मतलब किसी भी कारण से अगर से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई, ठीक है, तो जो हमारे जो सिकल सेल के जो सिकल सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं आरबीसी में, वो क्या होने लगेंगे, एक तरफ इकट्ठे होने लगेंगे, ठीक है। एक तरफ इकट्ठे होकर के, जैसे यहाँ पे हम लोग का डायग्राम में अगर हम लोग देखें, तो सिकल सेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सिकल सेल के जो हैं, वो इकट्ठे होकर के एक रिजिड फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब ऐसा कि बंडल टाइप का बना लेंगे, जो कि बहुत हार्ड होगा थोड़ा-सा। तो आरबीसी की खासियत क्या है कि आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है, गोल होती है, बीच से दबी हुई होती है और फ्लेक्सिबल होती है। जिससे वो आसानी से छोटी-छोटी कैपिलरीज़ से निकल करके पूरी बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर लेती है। लेकिन अगर किसी को सिकल सेल हो जाता है और थोड़ी-सी आरबीसी को अनकम्फर्टेबल लगता है, उसको कम अगर से ऑक्सीजन मिलता है, तो वो आरबीसी कन्वर्ट होने लगती है सिकल सेल आरबीसी में। नॉर्मल राउंड से वो सिकल सेल में कन्वर्ट होने लगेगी, उसके अंदर तो एचपीएस है ना, तो वो सिकल सेल में कन्वर्ट होने लगेगी। सिकल सेल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस ये वाली होती है कि उसको थोड़ा-सा कम ऑक्सीजन मिला, तो एचबीएस उसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा इकट्ठे होकर के बंडल्स बनाने लगते हैं आरबीसी के अंदर, और जब बंडल्स बनाएँगे तो थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा हार्ड बंडल होता है। हार्ड बंडल होगा तो फिर क्या होगा, आरबीसी की शेप भी थोड़ा सिकुड़ करके सिकल शेप की हो जाएगी, और वो सिकल शेप बहुत हार्ड हो जाती है। तो अब वहाँ 2 कंडीशन हो सकती है। एक हो सकता है कि वो सिकल सेल तुरंत टूट जाए, जैसे बनेगी वो सिकल सेल और टूट जाएगी, ताकि फ्रेजाइल हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वो तो यहाँ-वहाँ होगी, टूट जाएगी। फिर लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो ट्रैवल करे आगे ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करके कहीं ऐसी जगह फँस जाए, मतलब बहुत छोटी-छोटी सी कैपिलरीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर।
तो जहाँ पे सिर्फ एक एक दो दो आरबीसी जा सकती हैं और फिर वो गोल रहेंगी तो प्रॉपर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से चली जाएंगी इतना, लेकिन अगर वो सिकल शेप की हो जाएंगी तो कई जहाँ जा करके फंस जाएंगी वो। और अगर से कहीं उन्होंने ग्रुप बना लिया, बहुत सारी इकट्ठी होकर के फंस गई अगर से, तो फिर आगे जिस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई हो रही थी वहां ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और अगर से वहां ब्लड की सप्लाई अगर से नहीं हो पाएगी तो ब्लड सप्लाई होना वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ब्लड सप्लाई होना रुक जाएगा तो क्या होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है कि अगर आरबीसी सिकल सेल के हो जाएंगे तो पहली बात तो हीमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, हीमोलाइसिस होने से उसको धीरे धीरे एनीमिया डेवलप हो जाएगा, और अगर ये मान लो नहीं हुआ, हीमोलाइसिस तो होगा ही, लेकिन हीमोलाइसिस के साथ साथ और भी दिक्कत होती है, जैसे कि जो छोटी छोटी सी वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है बॉडी की, वहां जाकर के अटक जाती है, वैसो ऑक्यूलेशन क्रिएट करती है। मतलब इसमें क्या होता है कि आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो जिस ऑर्गन में या फिर जिस टिश्यू में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है वहां पे इस्कीमिया डेवलप होता है, मतलब कि उस बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो प्रॉपर हमारा अपना एनर्जी बना नहीं पाएगा, फिर वो जो भी जहाँ पे भी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन अगर से नहीं बनेगी अगर से, तो फिर वहां पे इन्फ्रेक्शन होने लगेगा, मतलब कि वो धीरे धीरे मरने लगेगा वो टिश्यू। ठीक है, तो मान लो कि किसी की हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो कि किसी के किडनी में जाकर के इन सिकल सेल आरबीसी ने जाकर के ब्लॉक बना लिया। अब ब्लॉक बना लिया तो किडनी में ब्लड की सप्लाई होना धीरे धीरे करके बंद हो गई, तो किडनी के जिस जिस हिस्से में ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाएगी वो हिस्सा डैमेज होकर के धीरे धीरे मरने लगेगा। ठीक है, नेक्रोसिस हो जाएगी वहां पे, और अगर से हो सकता है कुछ टाइम के बाद पूरी किडनी ही खराब हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो स्प्लीन पे अटैक करती है, क्योंकि स्प्लीन में ही आरबीसी फंसती है ना। तो ऐसे करके मतलब बॉडी के कोई भी हिस्से हो सकता है, ब्रेन में जाकर के अटक जाए आरबीसी वाली, और ब्रेन हेमरेज किसी को कॉज करता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, किसी को हार्ट में हो जाए, लंग्स में हो जाए। मतलब बॉडी के कई हिस्से ऐसे जहाँ बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वहां पे जाकर के अटक सकती है, और उसको दिक्कत हो सकती है, ऑर्गन फेल्योर वगैरह भी हो सकता है उसको। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं सिकल सेल में, मतलब ये हमारे क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है बॉडी के अंदर जो हो रहा है। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए क्या होता है, एक टैबलेट होती है, अब मैं थोड़ा सा भी यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी हम ट्रीटमेंट में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोक्सी यूरिया करके, हाइड्रोक्सी यूरिया टैबलेट से क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति में एच की मात्रा अगर ज्यादा है तो वो एच बढ़ाने लगता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है एच बढ़ाने लगता है, एच बढ़ता है तो क्या है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में होने लगती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एच जो होता है ज्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है, एच से भी ज्यादा अच्छे से कर सकता है। ठीक है, एच तो प्रॉपर तरीके से करेगी नहीं, एच करता है नॉर्मली अच्छे तरीके से, लेकिन एच और ज्यादा अच्छे तरीके से सप्लाई करता है। ठीक है, कैसे बनता है एच इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, अभी इतना तो समझ लें कि एच जो होता है वो इसको इन सबको कंट्रोल करने के लिए एच हम लोग क्रिएट करते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया की टैबलेट दे करके। ठीक है, ये हमने बेसिक बेसिक समझ लिया कि क्या दिक्कत हो रही है, कैसे हमारी जो है एच जो है हमको दिक्कत कर रहा है बॉडी में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि क्लिनिकल सिम्टम्स हमको क्या क्या बॉडी के अंदर दिखाई देंगी चीजें। ठीक, अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के बाहर से हमको क्या क्या दिक्कत दिखाई देंगी। बॉडी के बाहर से हमको दिक्कतें दिखाई देंगी कि उसको ना पेन होगा, पेन इन द सेंस कि अगर से उसको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में दर्द हो सकता है। दर्द होगा, क्यों दर्द होगा, क्योंकि वो आरबीसी जाके फंस रही है ना, वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, और जिस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही वो ऑर्गन में दर्द होगा बहुत ज्यादा, उसको हो सकता है कि उसको वो ऑर्गन खराब भी हो सकता है ना। तो बोन हो गया, चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया, इन हिस्सों में बहुत सारे हिस्सों में क्या होता है, पेन होता है, जिसको अगर सिकल सेल रहता है। मतलब यहाँ पे डिसीज वाले सिकल सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। जो नॉर्मली ट्रेट वाले जो है, जिनका बहुत कम मात्रा में एच है, तो उनको वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, होता है पूरी जिंदगी भी उनकी खत्म हो जाती है, उनको पता नहीं चलता कि उनको सिकल सेल है ना। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जिनको डिसीज है, और उनके अंदर ये सारे हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पहला एक्यूट पेन हो गया, दूसरा होता है क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया। अब क्या है, जैसे मैंने बताया कि आरबीसी जो है इस तरीके से अगर से बन जा रही है, एचपीएस शेप ले ले रही है, टूट जा रही है बहुत जल्दी से, तो क्या होगा, आरबीसी टूटेंगे, हीमोलाइसिस होगा बॉडी में, हीमोलाइसिस अगर से होगा तो खून की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। अब हीमोलाइसिस हो रहा है तो हम सबने हीमोग्लोबिन की क्लास में पढ़ा था कि हीमोलाइसिस होता है तो हीम नाम का सब्सटेंस निकलता है हीमोग्लोबिन से अलग, ग्लोबुलिन तो अलग निकल जाता है, हीम निकलता है, और फिर जो हीम जो रहता है वो फर्दर जा करके हमका हमारा जो है बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, बिलिरुबिन बन जाता है। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी टूटेंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनेगा तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा उस व्यक्ति को, उसका बिलिरुबिन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो क्या होता है कि क्रोनिक हीमोलाइटिक मिलता है, और यहाँ पे क्या दिखता है, जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह भी हो जाते हैं इसमें, बिलिरुबिन के स्टोन्स वगैरह। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मतलब जो सारी चीजें होती हैं इस टाइप से, हमको क्या होता है कि हीमोलाइसिस देख के जॉन्डिस वगैरह, पीलिया वगैरह देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि देखो क्या है कि स्प्लीन वगैरह हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह, इन सब के इन्फेक्शन होने के खतरे भी हमारे बढ़ जाते हैं।
कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या देखने के लिए मिलते हैं, जो हमारे यहाँ पे डायग्राम में अगर हम लोग देखें कि कौन-कौन से सिम्पटम्स हमको दिखेंगे, पहले तो एनीमिया देखने के लिए मिलता है, लुकिंग पेल और खून की कमी हो जाएगी तो वैसे ही उसकी स्किन पेल दिखेगी हमको, साँस लेने में दिक्कत होगी, उसको प्रॉपर तरीके से बॉडी में सप्लाई ही नहीं हो रही ऑक्सीजन की जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन बॉडी को मिल ही नहीं पा रही है, तो भाई उसको साँस तो उसकी लंबी-लंबी होगी ना, दिक्कत होगी उसको। बैक पेन वगैरह, येलो कलर्ड आई क्योंकि बिलिरूबिन बढ़ गया तो येलो कलर हो गया, चेस्ट पेन वगैरह क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। और ये सब चीज़ें होंगी तो बॉडी में फीवर आ सकता है, थकान लग सकती है उसको और उसको बार-बार इन्फेक्शन होंगे, जॉइंट्स पेन होगा, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये सब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसको देखने को मिलते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ ली स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है वो हमारा खराब आरबीसी को या फिर जो ओल्ड हो चुकी आरबीसी को उनको निकालने का काम करता है बॉडी से, है ना? तो ये जो सिकल सेल वाली आरबीसी है वो वहाँ जाकर के फँसेंगी, वहाँ पे दिक्कत करेंगी तो वो स्प्लीन जो हमारा है नॉर्मल साइज़ से बड़ा साइज़ का हो जाएगा हमारा। इसको बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। ठीक है? इम्यूनिटी भी हमारी कम हो जाएगी। तो ये सब सारे हमको क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं जब किसी को सिकल सेल होता है तो। चलो आगे चलते क्लिनिकल फीचर्स की बात हमारी हो गई। डायग्नोस्टिक मेथड की बात करते हैं। कैसे हम किसी को पता लगाएँगे कि उसको सिकल सेल है, ठीक है? तो ये डायग्नोस्टिक का आता है। यहाँ हम पहले कुछ स्टेप्स से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हर एक स्टेप को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बेसिक कुछ हेमेटोलॉजिकल टेस्ट से पता चलता है सबसे पहले हमको। डायरेक्ट किसी का सिकल सेल तो हम लोग करने नहीं बैठ जाएँगे। हाँ, हो सकता है कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों को सिकल सेल हो, तो हम लोग हो सकता है पूरे गाँव का, पूरे शहर का सबका सिकल सेल कर लें। लेकिन बेसिकली जब हम लोग लैब में जाते हैं तो जब सबका ऐसे सिकल सेल नॉर्मली नहीं करते, पहले तो उसके बेसिक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। क्या-क्या हेमेटोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं बेसिक? हो सकता है उसका पहले सीबीसी करके देखें हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर सीबीसी करके देखें, हो सकता है उसका एनीमिया वगैरह कम आए, उसको एनीमिया निकल जाए, उसकी आरबीसी और उसके अंदर का हीमोग्लोबिन काउंट कम आए, तो हम सोचेंगे अच्छा अब इसको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करके देख लेते हैं। तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे, बेसिक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है ना? पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हो सकता है कि उसके में कुछ हमको पहले तो हमको वो कम दिखाई देगा, पहले तो आरबीसी हमको कम दिखाई देंगी हो सकता है और हमको हीमोग्लोबिन की मात्रा कम दिखाई देगी। आरबीसी में टारगेटेड सेल्स हमको दिखाई देंगी, ठीक है? होलो जॉली बॉडीज़ दिखाई देंगी। ये सब क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ें हमको बेसिक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में हमको समझ में आएँगी। सेकंड स्टेप क्या कर सकते हैं, हो सकता है हमको लग रहा है कि इसको सिकल सेल है, तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे उसका सिकल सेल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट से कर सकते हैं, है ना? सोडियम बाई कौन-सा होता है? उम, हाँ। हाँ, सोडियम मेटा बाइसल्फेट ना, ठीक है, मैं उसको भूल रहा था। हाँ, सोडियम मेटा बाइसल्फेट से उसका टेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे आते हैं, ठीक है। नंबर 3 जो स्टेप 3 हमारा होता है कन्फर्मेटरी हीमोग्लोबिन वेरिएंट एनालिसिस मतलब इसमें क्या है कि कन्फर्मेशन करते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन की कौन-कौन सी वैरायटी उसके अंदर प्रेज़ेंट है। हो क्योंकि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में पहले से हमने बेसिक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट किए, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट किए, स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर कोई सिकल सेल पॉजिटिव अगर से आता है, तो फिर हम उसका कन्फर्मेटरी हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग एचपीएलसी, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सब चीज़ों की हम लोग उसकी जाँच करते हैं, ठीक है? फिर स्टेप 4 पे जाते हैं कि हो सकता है किसी को ब्लड चढ़ा दिया गया हो, उसके खून की कमी हो, उसको ब्लड चढ़ा दिया गया हो। तो फिर अगर से हम जब ब्लड अगर किसी को दे दिया गया है और फिर उसका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि फ़ॉल्स हमारे रिज़ल्ट आएँगे। हमको एक्चुअल कितना परसेंटेज है सिकल सेल का वो नहीं पता चलेगा क्योंकि नॉर्मली उसकी बॉडी में जितना सिकल सेल है, किसी दूसरे व्यक्ति जो हेल्दी व्यक्ति है, उसका ब्लड उसके अंदर चढ़ा दिया गया। तो हेल्दी हीमोग्लोबिन भी तो उसके अंदर आ गया ना, तो फिर एक्चुअल कैसे पता चल पाएगा कि उसके अंदर कितनी मात्रा में सिकल सेल है? तो फिर उस टाइम पे हमारी ये जो कन्फर्मेटरी उतनी एक्यूरेट नहीं बनती है फिर, है ना? फिर उसके लिए इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट जो मेथड होती है हमारी वो मॉलिक्यूलर हम बेस पे हमको जाना पड़ता है। जेनेटिक्स पीसीआर वगैरह हमको करना पड़ता है। और जब पीसीआर वगैरह टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग का जो जीन म्यूटेट हुआ था, जो हमने पढ़ा था अभी 11वें नंबर का जीन म्यूटेट हुआ था, तो उस जीन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं वहाँ पे और वो जीन डिटेक्ट करके हमको पता करते हैं कि इसको कन्फर्मेटिव सिकल सेल डिसीज़ है कि नहीं है करके। तो ये बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स से हम लोग किसी को पता कर सकते हैं कि इसको सिकलिंग है कि नहीं है। अब एक-एक स्टेप को थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलो चलते हैं हम लोग बेसिक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं जिसमें सीबीसी में हमको एनीमिया दिखाई देगा, लो हीमोग्लोबिन रेट, ठीक है? और हमको रेटिकुलोसाइट्स थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई देंगी। ये पूरे वो है कि किसको किस टाइप की हमको चीजें दिखाई देंगी। जैसे हीमोग्लोबिन जो है अगर किसी को ट्रेट है, एएस का मतलब होता है ट्रेट होना, अडल्ट और सिकल सेल दोनों टाइप के हीमोग्लोबिन पाए जाना। तो अगर ट्रेट किसी को है तो उसका 10 से हमको 10-12 ग्राम या 8-10 ग्राम हमको 10 से लेकर के 12 ग्राम के बीच में हमको एचबी देखने के लिए मिलता है।
और जो डिसीज वाले होते हैं उनका एचपी काफी कम देखने के लिए मिलता है, 6 ग्राम के आसपास हमको देखने के लिए मिलता है। ऐसे पैक्ड सेल वॉल्यूम में भी पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो 20 से हमारा 25 के आसपास का देखने के लिए मिलता है, 15 से 25 के आसपास का। और जो ट्रेट वाले लोग होते हैं उनमें हमारा 35 के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो ये डिसीज और ट्रेट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी दी गई है, अलग अलग सीबीसी के पैरामीटर्स की। इससे हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि उसको सिकल सेल के कारण ही ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन हमको एक आइडिया लग सकता है कि उसको सिकल सेल हो सकता है या फिर कौन सा हो सकता है, इस टाइप से हमको एक आइडिया लग जाता है इससे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम उसको नहीं बोलेंगे कि सिकल सेल है, उसको सिर्फ ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो हमको हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में कौन कौन सी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो आरबीसी का जो है पॉलीक्रोमिया, टारगेट सेल, ओकेशनल न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ठीक है, हॉलो जॉली बॉडीज, तो ये सब चीजें हमको दिखाई देंगी उसके पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में। जैसे कि ये देखो, ठीक है, हॉलो जॉली बॉडीज हमको यहाँ दिखाई दे रही है, न्यूक्लियर जो हमारी जो ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा है जो आरबीसी में, इस टाइप की हमको जब स्टैन करके हम लोग ब्लड स्मेयर की स्लाइड देखते हैं तो ऐसी हमको ये बॉडीज दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि ये जो हॉलो जॉली बॉडीज हमको किस कंडीशन में दिखाई देती हैं। तो थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये सब बहुत सारी मिलती है, लेकिन हमको इसमें क्या है कि सिकल सेल की कंडीशन में हमको इस टाइप की चीजें को दिखाई देती हैं, ठीक है। ध्यान रखने की कंफर्मेशन नहीं है ना, ये बेसिक टेस्ट है, इसके बाद हम लोग फिर करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम लोग देखते हैं सिकल सेल की स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहले से जो करते आ रहे थे टेस्ट, उसमें हम लोग सिकल सेल का सोडियम मेटावाई सल्फेट का यूज करके, पाउडर रहता है उसको प्रॉपर घोल करके हम लोग उसमें ब्लड को डाइल्यूट करते हैं उससे, ठीक है। सोडियम मेटावाई सल्फेट सॉल्यूशन में ब्लड को डाइल्यूट करते हैं और उसको प्रॉपर कवर स्लिप के साथ हम लोग ब्लड को रख करके उसको चारों तरफ से पैक कर, मैं प्रोसीजर सब समझा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि एक एक टेस्ट की प्रोसीजर है वही हम लोगों ने देखना है, लोग से पता होना चाहिए किसके लिए कौन सा करते हैं। मैं प्रोसीजर ऐसे बोल के बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा चलो डायग्राम बना देते हैं फटाक से इसका, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ग्लास स्लाइड है एक कांच की। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, एक ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे, ऐसे पानी जैसा रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग ब्लड डालेंगे, ब्लड इसमें ऐड करेंगे हम लोग, इसमें ब्लड ऐड करके उसको मिक्स करेंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब इससे एक ड्रॉप हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन वाला रखेंगे जिसमें आरबीसी मेट सोडियम मेटाबाइट सॉल्यूशन हमारे पास है लिक्विड वाला, उसके ऊपर एक हम लोग कवर स्लिप रखेंगे और कवर स्लिप को हम लोग चारों तरफ से बैक्स से पैक कर देंगे, मतलब ऐसे चारों तरफ से लगा देंगे, जैसे कि यहाँ से एयर टाइट कर देंगे इसको चारों तरफ से, कवर स्लिप को हम लोग बैक से पैक कर देंगे। तो जो हमारा जो आरबीसी है, अब इसके अंदर जो पैक है हमारी आरबीसी, वो हमारी नॉर्मल एनवायरनमेंट से अलग हो चुकी हैं, वो है ना। तो जो सोडियम मेटाबाई सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो वहाँ पे ऑक्सीजन को कम करता है उसके अंदर मतलब इस जो कवर स्लिप पे जो आरबीसी है अंदर इसके प्रेजेंट है, जो ट्रैप है आरबीसी, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो एचबीएस के जो मॉलिक्यूल्स है इकट्ठे होने लगेंगे एक जगह पे, और फिर वो जो हमारी आरबीसी राउंड से हमारी सिकल सेल में कन्वर्ट होने लगेगी। तो इसके अंदर जो आरबीसी हमारी है अब, वो हमारी आरबीसी कुछ देर के बाद हो सकता है, 15-20 मिनट, 1 घंटे के बाद हो सकता है, 1-2 घंटे के बाद, मतलब उस पर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में उसको सिकल सेल डिसीज की दिक्कत है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर किसी को बहुत ज्यादा, किसी को डिसीज ही अगर से है तो कुछ घंटे के अंदर ही कुछ हमको टाइम में हमको दिखने लगेंगी यहाँ पे सिकल सेल शेप में। तो जो यहाँ पे हमारी स्लाइड जो लगी हुई है, यहाँ देखो इसमें जो ऐसी हमको शेप की आरबीसी दिख रही है सब सिकल सेल आरबीसी है। तो इस टाइप की सिकल सेल आरबीसी हमको माइक्रोस्कोप में देखने पे दिखाई देती है। जब हम इस स्लाइड को 1-2 घंटे बाद या 4-5 घंटे के बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और उसको सिकल सेल होगा तो हमारी जो नॉर्मल राउंड आरबीसी है वो हमको इस सिकल सेल में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, तो वो सिकल सेल में कन्वर्ट होने लगी अपनी। तो इस टाइप से हमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगी। तो इसको बोलते हैं सिकल टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट बाय सोडियम मेटाबाई सल्फेट, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग यहाँ पे करते हैं। छोटे बच्चों में टेस्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग कंफर्मेशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि उसमें एचबीएफ पाया जाता है तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है उसको सिकल सेल हो लेकिन हमको ना दिखाई दे, है ना। तो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, तो उनके लिए फिर हम लोग छोटे बच्चों के लिए थोड़ा एडवांस लेवल के और टेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन से करते हैं वो हम लोग देखते हैं अभी आगे। तो ये मेरे ख्याल से सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्लियर हो गया होगा अपना। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा टेस्ट हमारा होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अभी हमने स्लाइड वाली मेथड देख ली, अब हम लोग सॉल्युबिलिटी वाली मेथड देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, सोडियम
थायोनाइट सॉल्यूशन। सोडियम थायोनाइट सॉल्यूशन जो होता है हमारा एक प्रकार का सॉल्यूशन, बहुत सारे केमिकल इसमें मिक्स होते हैं, उसको प्रॉपर घोल करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है हमारा। अब घोल करके ऐसे सॉल्यूशन हमारा तैयार, जैसे हमारे यहाँ आरबीजे ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब में सॉल्यूशन भर दिया जाता है। उसके बाद इसमें एचबी के हिसाब से, किसी का एचबी कितना है, मान लो किसी का एचबी 10 या 10 के आसपास किसी का हीमोग्लोबिन है, तो हम लोग 20 माइक्रोलीटर ब्लड इसमें लेंगे प्रॉपर तरीके से और उसको मिक्स कर देंगे। 20 माइक्रोलीटर ब्लड मिक्स करने के बाद ट्यूब में अच्छे से उसको घोल देंगे ब्लड को, और उसको स्टैंड, जो हमारा ये पूरा स्टैंड दिख रहा है, ऐसा स्टैंड रहता है प्लास्टिक का, स्टैंड में उसको रख देंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद हमको यहाँ पर रिजल्ट हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर से किसी का जो ट्यूब है वो ट्रांसपेरेंट दिख रही है, जैसे ए वाली ट्यूब ट्रांसपेरेंट दिख रही है, मतलब कि इसमें जो अंदर की लाइंस हैं वो दिख रही है, सॉल्यूशन हमारा ट्रांसपेरेंट है, अंदर की लाइंस हमको दिख रही हैं, तो वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है। और अगर से सॉल्यूशन हमारा टर्बिड हो गया है अगर से, ठीक है, और हमको हमको बैकग्राउंड की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं अगर से, ठीक है, अगर बैकग्राउंड की चीजें नहीं, बैकग्राउंड की जो लाइन्स है वो हमको नहीं दिखाई दे रही हैं अगर से, तो फिर वो हमारा टेस्ट कहलाएगा पॉजिटिव। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे सोलिबिलिटी टेस्ट से टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। अब ये क्यों होता है और कैसे ये सब चीजें होती हैं, हम समझ लेते हैं कि HbS जो हमारा जो सोडियम थायोनाइड सॉल्यूशन जो हमारा है, वो क्या होता है कि HbS को क्या करता है, उससे उससे कंबाइन होकर के उसको टर्बिड बना देता है HbS को, तो वो आसानी से घुल नहीं पाता है सॉल्यूशन में, और घुल नहीं पाता है तो टर्बिडिटी की फॉर्म में हमको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो ये जो टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, ये बेसिक बेसिक हमको स्क्रीनिंग करके बता रहे हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है किसी का कि किसी का नेगेटिव है, हो सकता है फॉल्स नेगेटिव आ जाए यहाँ पे, है ना, किसी का। तो हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं बोल सकते, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए कर रहे हैं। और इन टेस्टों जैसे सॉलिबिलिटी टेस्ट वगैरह जो है, इस टेस्ट से हम बहुत कम समय में बहुत सारे लोग का टेस्ट कर सकते हैं, है ना, बहुत हमारे हेल्पफुल मेथड है। एक साथ हम लोग यहाँ पे 100 दो 200 लोग का फटाफट टेस्ट कर सकते हैं सॉलिबिलिटी मेथड में, 10 से 15 मिनट में रिजल्ट हमारा आ जाता है। तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे हो जाते हैं। थोड़ा अब इससे आगे चलते, किसी का मान लो इसमें पॉजिटिव आता है, किसी का सोडियम मेटाबाइसल्फेट मेथड से पॉजिटिव आता है, किसी का सॉल्युबिलिटी टेस्ट मेथड से पॉजिटिव आता है, तो फिर हम इसके आगे की स्टेप पे चलेंगे कि अब उसका स्क्रीनिंग तो हो गया, अब कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कंफर्म इसका है भी कि नहीं इसको सिकल सेल, है ना। उसके लिए हम लोग हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करते हैं। तो अब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बेसिक बेसिक इसका हम समझ लेते हैं। तो ऐसा एक प्लेट होती है, मान लेते हैं ऐसा एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट में एक तरफ प्लस का निशान होता है और एक तरफ माइनस का होता है, चार्ज वगैरह, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ होता है बीच में, ठीक है। अब फिर हम लोग इसमें सैंपल को रखते हैं, और सैंपल को ऐसे रखते हैं हम लोग, सैंपल को रखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ होता है पूरे में, सैंपल को रखते हैं यहाँ पे हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई अगर से होगी, तो जो ये जो स्ट्रिप हमको दिख रही है, इस स्ट्रिप में जो भी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन सी, अलग अलग हीमोग्लोबिन अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से एक बैंड बनाएंगे, एक बैंड बनाएंगे मतलब एक जगह जा करके इकट्ठे हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैंड फॉर्मेशन। अब वो बैंड फॉर्मेशन कैसे दिखता है, साइड में जो हमारा डायग्राम है उससे समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, ये वाला जो डायग्राम है, ये नॉर्मल व्यक्ति का है। ये जो नॉर्मल व्यक्ति है, इसमें क्या होगा कि जो HbA है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, सबसे बड़ा बैंड उसका बनेगा। HbF जो है वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में पाया जाएगा, उसका बहुत छोटा बैंड बनेगा। HbA2 जो है वो भी थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है, उसका छोटा सा बैंड बनेगा। तो नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उसके इस टाइप के बैंड बनते हैं। HbA सबसे ज्यादा बनता है, HbF और HbA2 बहुत कम मात्रा में बनते हैं। जब हम लोग HB के टाइप देख रहे थे उसमें पढ़े थे ना हम लोगों ने कि सबसे ज्यादा मात्रा में बॉडी में HbA पाया जाता है। अब देखते हैं, अगर किसी को सिकल सेल है तो सबसे नीचे चले जाते हैं हम लोग। ये जो पूरा है सिकल सेल का ही है इन दोनों का, ठीक है। अब किसी को सिकल सेल ट्रेट अगर से है, तो सिकल सेल अगर से उसको ट्रेट है, तो उसका जो HbS का जो बैंड है वो हमको दिखाई देगा यहाँ पे, लेकिन छोटा बैंड दिखाई देगा हमको यहाँ पे, ठीक है। HbA का जो है वो थोड़ा बड़ा बैंड दिखाई देगा, और HbF जो है वो भी थोड़ा दिखाई देगा। HbA2 जो है उसका बैंड भी थोड़ा सा हमको दिखाई देगा, लेकिन सिकल सेल एस का बैंड भी हमको दिखाई देगा। और एस का बैंड हमको दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे इसको सिकल सेल है। लेकिन बैंड छोटा है हमारा, कम क्वांटिटी में है, तो ट्रेट बोलेंगे, क्योंकि ए का बैंड हमको ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर किसी को सिकल सेल डिसीज अगर से हो जाती है, तो ए का बैंड बहुत कम हो जाएगा, बहुत हल्का सा हो जाएगा, एफ का बैंड भी हमको थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, और HbS का बैंड हमको बहुत ज्यादा दिखाई देगा हमको, ठीक है। उसको बोलेंगे उसको सिकल सेल डिसीज है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से हम लोग पता करते हैं कि किसको सिकल सेल है कि नहीं है तो कितना है, ये सब चीजें कितनी मात्रा में है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग थैलेसीमिया का भी समझ लेते हैं कि किसी को बीटा थैलेसीमिया का ट्रेट है किसी को, ठीक है, तो HbA जो है वो प्रॉपर रहेगा, थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहेगा, और HbA2 थोड़ा उसका बढ़ा हुआ हमको दिखाई देगा नॉर्मल से, ठीक है।
और अगर किसी को मेजर है घर से तो HbA उसका बहुत कम हो जाएगा, HbA, ठीक है। फिर HbF उसका बढ़ा हुआ दिखाई देगा और HbA2 बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, कि किसी को बीटा थैलेसीमिया हो जाता है तो HbF उसका बढ़ जाता है। एक्चुअली HbF बढ़ नहीं जाता है उसका, HbA जो है वो कम हो जाता है। तो जब HbA कम हो जाता है तो रिलेटिवली हमको HbF बढ़ा हुआ समझ में आता है। थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ता कि हम लोग सोचे कि HbA की जगह HbF बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन ही कम हो रहा है उसकी बॉडी में, उसको एनीमिया ही हो चुका है। तो HbF रिलेटिवली हमको बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसे रिलेटिवली HbA2 भी हमको बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है थैलेसीमिया के पेशेंट्स में, क्योंकि HbA कम हो जा रहा है उसका, ठीक है। ये रिलेटिवली बढ़ते हैं इसमें थैलेसीमिया में, ठीक है। और सिकल सेल में कन्फर्मिटी HbA ऐसे ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिकल सेल की इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात, ठीक। अब हम लोग इसका दूसरी मेथड एक और देख लेते हैं। एक होती है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड है वो अच्छी है, लेकिन उससे भी थोड़ी अच्छी मेथड है हमारी HPLC मेथड, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब इसमें हम लोग ये बता सकते हैं किसी को कि किसी को कौन सी मात्रा में जो हीमोग्लोबिन कितना मात्रा में है, मतलब परसेंटेज हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके इसमें बता सकते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में परसेंटेज आता है लेकिन इसमें बैंड के हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअली हम लोग ग्राफ बनता है हमारा जो HPLC जो होती है, इसकी मेथड में निकाल के समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक बार देखो, HPLC जो मेथड होती है इसमें हम लोग को प्रॉपर ग्राफ मिलता है कि कितनी मात्रा में कौन सा है, कैसे काम करती है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड वाली, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है इसमें, हम लोग एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, एक हमारा पंप होता है जो कि प्रेशर बनाता है, एक HPLC कॉलम होता है हमारा, और HPLC कॉलम के बाद एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है, और एक ये सारी चीजें सिस्टम जो पूरा है एक हमारा PC से कनेक्ट होता है, और लास्ट में हमारा वेस्ट निकल जाता है, ठीक है। तो अब ये सब चीजें हमने इसके कंपोनेंट समझ लिए, अब काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्वेंट से हम लोग कनेक्ट करते हैं प्रेशर पंप से, सॉल्वेंट हमारा यहाँ से फ्लो होकर के इससे हमारा यहाँ से प्रेशर बनेगा और यहाँ से सॉल्वेंट हमारा आएगा। सॉल्वेंट मतलब ऐसी चीज जिसमें हम सैंपल को घोलेंगे, जिसमें हमारा सैंपल मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो जहाँ पे इंजेक्टर लिखा हुआ है यहाँ से हम सैंपल हमारा जो है इंजेक्ट होता है। ये सब काम हमको नहीं करना पड़ता है, प्रॉपर मशीन में प्रॉपर इस तरीके से सारी चीजें ये सब काम करती हैं अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा सैंपल इंजेक्ट किया हम लोगों ने, यहाँ पे हमारा सैंपल इंजेक्ट हुआ तो यहाँ से जो सॉल्वेंट है, मतलब एक प्रकार का पानी है जो कि घुला हुआ, और उसे यहाँ पे सैंपल को घोलते हुए सैंपल के साथ में यहाँ से इस कॉलम से निकलेगा यहाँ से बाहर, ठीक है। अब कॉलम से यहाँ से बाहर निकलेगा तो कॉलम में क्या होता है कि कॉलम में जो हमारा फ्लो हो रहा है एक प्रकार से, जो अलग अलग HB के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हिसाब से टाइम से अपने अपने, मतलब उसको बोल सकते हैं कि अलग अलग हिसाब से फ्लो होते हैं, मतलब कि जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसके हिसाब से वो फ्लो होंगे उसमें। तो जो इसमें जो फ्लो हो रहे हैं हमारे जो HPLC कॉलम में जो हमारे HB के मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं, तो उनके फ्लो के हिसाब से उनकी क्रोमेटोग्राफी कर ली जाती है, कि उसको देख लिया जाता है कि मतलब कितनी मात्रा में कौन सा वाला है। तो सबका अलग-अलग फ्लो का वो होता है कि कौन सा कैसा फ्लो होगा, तो HBS अगर से होगा तो वो कितना है, किस हिसाब से फ्लो होता है, वो सारी कैलिब्रेटर प्रॉपर तरीके से रहता है, और ये जो डिटेक्टर लगा होता है वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा हीमोग्लोबिन है ये जो कि आ रहा है करके। तो यहाँ से जब हम लोग अलग-अलग टाइप के हीमोग्लोबिन जब फ्लो होते हैं तो डिटेक्टर प्रॉपर तरीके से यहाँ डिटेक्ट करता जाता है कि अच्छा इतनी मात्रा में ये वाला हीमोग्लोबिन है, इतनी मात्रा में ये वाला हीमोग्लोबिन है, और वो पूरा डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमको कंप्यूटर में ग्राफ शो करता है कि इसकी इसकी बॉडी में एस जो है वो इतने परसेंटेज है, HbA जो है वो इतने परसेंट है, HbA2 जो है इतने परसेंट है। तो प्रॉपर इससे कैलकुलेशन निकल के हमारा आता है, और हमको प्रॉपर परसेंटेज पता चल जाता है कि कौन सा हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो ये थोड़ी अच्छी एक्यूरेट मेथड है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी थोड़ी एक्यूरेट है, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और HPLC लगभग हमारी बराबर ही चलती हैं, कि दोनों से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि उसको सिकल सेल है कि नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी हो गया। लेकिन ये जो मेथड्स हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड और HPLC मेथड, ये तब काम नहीं करती हैं जब किसी को रिसेंटली ब्लड चढ़ाया गया है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किसी को अगर रिसेंटली ब्लड अगर से चढ़ाया गया है तो उसके साथ जो नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन है वो भी आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ अगर से जो है, तो वो ग्राफ में प्रॉपर तरीके से हमको नहीं पता चलेगा ना कि कितनी मात्रा में है HbA है, क्योंकि नॉर्मल HbA अगर उसकी जो नॉर्मल व्यक्ति से आया है वो बढ़ जाएगा फिर इसमें इनके ग्राफ में, तो हमको एक्चुअल काउंट नहीं पता, एक्चुअल उसका पता नहीं चल पाएगा कि कितनी मात्रा में है। तो फिर उसके लिए हम लोग जीन डिटेक्शन हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर जो हम लोग जैसे पढ़ा था ना कि 11वें नंबर के जीन में म्यूटेशन हो जाता है अगर से, तो फिर हमारा HbS डेवलप हो जाता है और फिर हमको सिकल सेल हो जाता है। तो जो वो म्यूटेट वाला जीन है, जो हमारा म्यूटेटेड जीन है जिसमें हमारा ग्लूटामिक एसिड की जहाँ वेलिन आके जुड़ जाता है 6th पोजीशन पे, हम उस जीन की कॉपीज बना सकते हैं, है ना। उस जीन की कॉपी बना करके हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो जो जीन जो है
वो है कि नहीं है और है तो कैसा है, ठीक है? तो वो हम लोग पीसीआर मेथड से ऐसे जैसे कि ऐसी कॉपीज़ बनाते हैं, जो भी हमको टेस्ट करना है उसकी ऐसी एक सिंगल कॉपी रहेगी, उसको 2 में तोड़ देंगे और हम लोग जो अलग से न्यूक्लियोटाइड डालेंगे उसमें वो न्यूक्लियोटाइड धीरे-धीरे जहाँ ऐड हो जाएँगे, तो फिर 1 का 2 बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड अलग से ऐड करवाते हैं हम लोग, ठीक है? फिर ये 2 अलग हो जाएँगे तो फिर 2 का 4 बन जाएगा। ऐसे कॉपीज़ बनती जाती हैं बहुत ज़्यादा, जो भी जीन या फिर जो भी हमको सीक्वेंसिंग डिटेक्ट करनी है प्रॉपर तरीके से, तो उससे फिर हम लोग को पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में जो है वो जीन है कि नहीं है, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग जीन डिटेक्शन कर लेते हैं पीसीआर मेथड से, ठीक है? पीसीआर मेथड को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि डी जी अगर जीन का डिटेक्शन करना है तो हमको पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, मतलब लगभग हम लोग लास्ट लास्ट स्टेज में आ चुके हैं कि हम लोग को ट्रीटमेंट देखना है सिकल सेल का। तो ट्रीटमेंट शुरू में जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके सिम्पटम्स के आधार पे होता है, ठीक है? जैसे कि उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम थोड़ा-सा ऑक्सीजन उसको लगा देंगे और उसको साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको हो रही है, उसको ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है? प्रॉपर उसके क्योंकि बॉडी में अगर से उसको अगर मान लो डिहाइड्रेशन अगर से हो गया, तो बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो भी उसको कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएँगे उसके। तो उसको हम लोग क्या करते हैं आईवी फ्लूइड्स वगैरह से उसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसको थोड़ा-सा ब्लड को हम लोग थोड़ा-सा उसमें हाइड्रेशन थोड़ा-सा मेंटेन कर देते हैं, तो थोड़ा-सा उसको जो सिम्पटम्स हैं वो थोड़े-से कम हो जाते हैं, ठीक है? और दर्द वगैरह अगर से हो रहा है तो उसके लिए अलग से टैबलेट्स वगैरह हम लोग उसको दे सकते हैं, ठीक है? और एक टैबलेट जिसके बारे में बात कर रहा था हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में, तो हाइड्रोक्सी यूरिया जो टैबलेट होती है, वो क्या करती है कि वो एचबीएफ को इंक्रीज़ करती है यहाँ पे, ठीक है? अब एचबीएफ को जब इंक्रीज़ करती है तो एचबीएस जो हमारा है, जैसे एचबीएस जो हमारा है, लिखा ही नहीं जा रहा है इससे तो। एचबीएस जो हमारा है, वो एचबीएस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? कंपैरेटिवली तो एचबीएफ अगर बढ़ता जाएगा तो एचबीएफ क्या करेगा कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई करने लगेगा बॉडी में और जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो सिम्पटम्स जो है कम हो जाएँगे उसके। ठीक नहीं होगा वो, है ना? ऐसा नहीं सोचिए कि वो ठीक हो जाएगा। जो हाइड्रोक्सी यूरिया टैबलेट है वो हमेशा उसको खानी पड़ेगी जब तक वो ज़िंदा है करके, हमेशा ही चलेगी उसकी हाइड्रोक्सी यूरिया की टैबलेट। हो सकता है कि बाद में थोड़ा-सा कम हो जाए, लेकिन उसके जो अलग-अलग डोज़ेस आते हैं कि 100 एमजी, 500 एमजी, कितने एमजी की उसको चलनी है, वो चलेगी। जब तक वो खाएगा तब तक उसकी बॉडी में एचबीएफ बनेगा, खाना बंद कर देगा तो एचबीएफ बनना बंद हो जाएगा उसकी बॉडी में। तो उसको एचबी जो हाइड्रोक्सी यूरिया की टैबलेट खानी पड़ती है, जिससे उसको सिम्पटम्स कम हो जाएँ और प्रॉपर तरीके से वो अपने रूटीन का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आयरन तो हम उसको दे नहीं सकते हैं, तो हम उसको फोलिक एसिड के सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है? फोलिक एसिड के सप्लीमेंट क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में हीमोलाइसिस हो रहा है। हीमोलाइसिस हो रहा है तो आरबीसी टूट रही है, तो आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे उसको फोलिक एसिड देते हैं, ठीक है? और अगर से बहुत ज़्यादा मान लो कम हो गया उसका हीमोग्लोबिन, ठीक है? तो फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करना पड़ता है हमको। उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करके हम लोग उसको वापस से उसका ब्लड बढ़ाते हैं, जिससे कि उसको दिक्कत ना हो और उसके सिम्पटम्स को हम लोग थोड़ा-सा रिड्यूस करते हैं। और उसको जो नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग उन इन्फेक्शन से अगेंस्ट में उसको वैक्सीन लगा देते हैं, जिससे कि नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। कुछ इन्फेक्शन होते हैं, तो प्रॉपर उसको एंटीबायोटिक दे करके हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो ये सारे क्या है कि हम प्रॉपर तरी हम लोग इसमें ट्रीटमेंट हम ये कर रहे हैं कि उसके सिम्पटम्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जो सीवियरिटी है उसकी, अगर किसी को सिकल सेल डिसीज़ है, तो वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि तुमको इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो 3 दिन जी वाली या फिर 5 दिन वाली एंटीबायोटिक खाओ और तुम ठीक हो जाओ करके। इसमें ठीक नहीं हो गए ना, तुम सिम्पटम्स को मैनेज कर सकते हैं हम तुम्हारे। ठीक करने की एक सॉल्यूशन है, जो कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास कि उसको हीमोपोएटिक स्टेम सेल थेरेपी दी जाए उसको। हीमोपोएटिक स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है कि स्टेम सेल्स जो होती हैं जिससे जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है? वो स्टेम सेल अगर रिप्लेस करके अच्छी वाली स्टेम सेल क दे दी जाए उसको, जो सही साट स्टेम सेल है, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट टाइप की हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि उसकी अच्छी हमारी आरबीसी नॉर्मल आरबीसी बनने लगेंगी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगेगा, तो फिर वो एक हो सकता है क्योर, है ना? लेकिन इसमें भी सक्सेस के चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है पेशेंट, डोनर और इन सब चीज़ों के वेरिएशन के ऊपर और कितना कॉस्टली है ये सब चीज़ें, कोई अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा है ना? लेकिन बस यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि सिम्पटम को ट्रीट करते हैं, बस एक टैबलेट का नाम यहाँ पे याद रखना कि हाइड्रोक्सी यूरिया एक टैबलेट है, जिससे कि इसको दी जाती है इन पेशेंट को, है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड कौन-सी टैबलेट दी जाती है, तो हाइड्रोक्सी यूरिया दी जाती है। और बाकी जो टैबलेट और बाकी चीज़ें दी जा रही हैं, वो सब सिम्पटम्स को कम करने के लिए दी जा रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए दी जा रही है। मान लो कोई सिकल सेल वाला पे मरीज़ आया, एडमिट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा
सांस उसकी फूल रही है, उसको अजीब सा लग रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो फिर हम लोग हमारे पास उसको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं कि फटाक से उसको कर दें कुछ। तो फिर हम उसके सिम्टम्स को मैनेज करेंगे कि उसको तुरंत ऑक्सीजन लगा देंगे, उसको थोड़ा फ्लूइड लगा देंगे, जिससे उसकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, उसकी बॉडी में फ्लूइड चला जाए, तो जो उसको डिहाइड्रेशन है वो कम हो जाए। कुछ टैबलेट्स दे सकते हैं उसको इस टाइप से करके, तो ये सब चीज़ें हम उसकी मैनेज करेंगे, है ना? खून की कमी हुई तो खून उसको दे देंगे। तो ऐसे मैनेजमेंट इसका होता है, और इस टाइप प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसको स्टेम सेल थेरेपी उसको देनी पड़ेगी। तो ये बेसिक बेसिक हमारा शेड्यूलिंग खत्म हो गया है। अब मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो हमारा कमेंट बॉक्स है इसका। कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर करूँगा, तो सब लोग लिंक से जॉइन करके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कुछ लगभग 10 से 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद फिर गुड नाइट बोल देंगे। चलो, तो ये हमारा आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। मैं शेयर करता हूँ लिंक, और सब लोग उसमें जॉइन करेंगे फिर, ठीक है? ओके, थैंक यू। कहाँ से एंड हो गए?